पिछला क्लास में हम लोगों ने संसद डिस्कस किया था, है ना। और संसद में हमने बताया था आपको, संसद संसद में तीन चीजें आपको हमने बताया था। एक है विधायिका, दूसरा विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका, जो संसद का अंग नहीं है। न्यायपालिका संसद का अंग नहीं है, वो किसका अंग है? वो अलग है, जुडिशियरी है वो, है ना। तो इसमें दो चीजें हैं, एक विधायिका है, दूसरा कार्यपालिका है ना। तो विधायिका के कुछ काम होंगे, इसका काम क्या होगा? विधि बनाने का, और इसका काम होगा लागू करवाने का। ये संसद का जो उल्लेख है वह 79 से लेकर के 122 के बीच है। अनुच्छेद 79 से लेकर के कहां तक? 122 तक, है ना। तो इसी को एक एक करके हम लोग बस वन-लाइनर फैक्ट के रूप में देख ले रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि संसद जो सदस्य हैं, एक सदस्य होंगे। विधायिका अगर हो रहा है तो चुनाव होगा ना, चुनाव होगा तो उसका सदस्य होंगे। तो इसका जो सदस्य है वह कौन होगा? वह आम आदमी जो भारत का नागरिक है। क्या हो सकता है? भारत का नागरिक। उम्र कितना होना चाहिए बताते चलिए? कम से कम 25 वर्ष। लोकसभा का हम बात कर रहे हैं। इस संसद में दो सदन है, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। तो जो लोकसभा है, इस सभा के सदस्य होने के लिए प्रथम अनिवार्यता क्या है? कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, उसका उम्र कितना हो गया हो? कम से कम 25 वर्ष वह पूरा कर लिया हो। तीसरा, कि वो पागल उगल नहीं हो, पागल हो या दिवालिया। पागल तो कम से कम समझते हैं, पागल किसको बोलते हैं? जिसका दिमाग काम नहीं कर रहा हो। दिवालिया किसको बोलेंगे? जिसके पास अपना कर्ज चुकाने के लिए भी कुछ नहीं हो। जैसे मान लिया हमने कर्ज ले लिया है 25 लाख, और हमारा सारा संपत्ति अगर बेच दिया जाए तब 5 लाख का होगा, तो 20 लाख के लिए हम डिफॉल्टर हो गए ना। तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलेंगे? दिवालिया। जो कर्ज तो ले लिया लेकिन देने के लिए सक्षम नहीं है। तो वैसा आदमी नहीं हो, न तो देशे बेच करके कर्जा चुका देगा, न दे देगा। पहले ले लिया है 4-5 करोड़ कर्जा ले लिया, और जब इधर सदस्य बन गया, मंत्री बन गया, तो पता चला कौन फैक्ट्री बेच दिया, अब बेच करके 5 करोड़ उसका ले दिया। नहीं कर सकता, इसे कर सकता है। इसीलिए ऐसा लोगों को हम जगह नहीं देंगे। फिर उसके बाद में वह किसी लाभ के पद पर नहीं हो, किसी लाभ के पद पर। लाभ का पद कौन है? पद पर नहीं हो। कोई भी लाभ का पद मतलब सरकारी कर्मचारी नहीं, है ना। यह कंपल्सरी है। बात समझ में आया? इसका जो कार्यकाल है यह हो गया योग्यता। सदस्य होने के लिए क्या हो गया? योग्यता। सभी में लगभग ये योग्यता होता है ना। कुछ में उम्र का खाली अंतर होता है, बाकी सारा एक ही चीज होता है। अच्छा, कार्यकाल इनका होगा, कुल कार्यकाल होगा 5 वर्ष का। यानी कि जो लोकसभा है यह अंतिम कितना समय तक काम करेगा? कुल मिलाकर 5 वर्षों का। इसको हम अस्थाई सदन कहते हैं। क्या बोलते हैं? अस्थाई सदन। उसी तरह से अगर हम राज्यसभा का बात करें, राज्यसभा, तो इसका उल्लेख किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 80 में। और इसके सदस्य होने के लिए जो योग्यता चाहिए वो क्या चाहिए? सब ये चाहिए, है सब जो है ना यही चाहिए। लेकिन उम्र जो है ना, उम्र कितना होना चाहिए? सिर्फ उम्र अलग होना चाहिए, 30 वर्ष। इसका उम्र कितना चाहिए सदस्य के लिए? 30 वर्ष। और जो इसके सभापति होंगे उसके लिए कितना चाहिए? 35 वर्ष। मतलब उपराष्ट्रपति अगर बनना हो
राष्ट्रपति बनना हो तब कितना चाहिए, 35 वर्ष चाहिए। लेकिन सदस्य बनने के लिए कितना चाहिए, 30 वर्ष। लोकसभा में कितना, 25 वर्ष, यहां पर कितना, 30 वर्ष। उसी तरह से इसका जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल कितना दिनों का, 6 वर्ष का। अच्छा, 6 वर्ष के बाद यह रिजॉल्व नहीं होगा, मतलब यह समाप्त नहीं होगा, इसका विघटन नहीं होता है। यह क्या होगा, यह स्थायी सदन है। क्या है, अस्थाई सदन है, यह हमेशा के लिए काम करता है। बात समझ में आया। यह कौन सा सदन है, सॉरी यहां पर अस्थाई, अस्थाई हमने लिख दिया ना, यह क्या होगा, अस्थाई। यह क्या हो गया, अस्थाई, मतलब इसका विघटन होता है। यह समय समय पर क्या हो जाता है, विघटित हो जाता है, विघटन होता है। कितना साल के बाद, 5 वर्ष, या बीचों में हो सकता है अगर सरकार गिर जाए तो, है ना। 2 कंडीशन है कि या तो 5 वर्ष पूरा हो जाए या वह अपना विश्वास मत खो दे, है ना। संसद तभी तक अपने अस्तित्व में रहेगी जब तक उसके पास विश्वास मत है। और विश्वास का मतलब क्या है, विश्वास मतलब क्या, कि इसका मतलब हो गया 50% + 1, माने कम से कम इतना सीट अगर आपके पास है तब आपके पास विश्वास है। अगर इससे कम हो गया तो क्या हो गया, आप पर विश्वास आपसे उठ गया, आपका सरकार नहीं रहेगा। बात समझ में आया। राष्ट्रपति बोलेंगे कि आप पर हमारा विश्वास नहीं है, पहले आप संख्या गिनवा के देखिए। ऐसा नहीं कि हमको आप ऐसे आंख में धूरा झोंक झोंक करके आप बोल रहे हैं ना 50 से अधिक है। बात समझ रहे हैं ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, विश्वास मत सिद्ध करना पड़ेगा। यानी कि इसके लिए अविश्वास प्रस्ताव लाई जाएगी, उसको प्रस्ताव में हम बताएंगे आपको कैसे लाया जाएगा, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा और उस अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से वोटिंग होगा। और वोटिंग में जितना भी सांसद हैं इसके लोकसभा के, वो सब जाकर के एक एक करके वोट देंगे। और जब वोट की गिनती होगी और इसका संख्या अगर हो गया 50% से 1 ज्यादा है, 2 ज्यादा, 10 ज्यादा, मतलब 50% से अधिक होना चाहिए। अगर 50% भी हो गया ना तब भी गड़बड़ है, इससे अधिक होना चाहिए, तब आप विश्वास मत जीत लिए, तब आप प्रधानमंत्री बने रहिएगा, आप मंत्री बने रहिएगा, आपका सरकार बना रहेगा। लेकिन अगर इससे कम हो गया तो क्या होगा, बीच बीच में देखिएगा कि खरीद बिक्री हो जाता है, पता है ना। सरकार में मान लीजिए कि हमको गठबंधन में वोटिंग कर दिया, हम सरकार बना लिए, अब मंत्री उसको नहीं बनाए तो वो क्या किया, जाके दूसरे पार्टी में मिल गया। इसमें से अब कह के तो नहीं गया, अंदर अंदर सेटिंग कर लिया है कि हम आपके यहाँ चल आएंगे। तो जो जिस पार्टी में वह गया उसको यह विश्वास हो गया ना कि यह हमारे साथ है, तो उनका संख्या कम हो गया। बात समझ रहे हैं। तो जैसे उसको पता चला कि उनका संख्या कम है तो वह एक प्रस्ताव ला देगा, उसको क्या बोलेंगे, अविश्वास प्रस्ताव, और ला करके रख देगा लोकसभा अध्यक्ष के पास कि सर इन लोगों के पास में जो है ना सीट नहीं है, लेकिन ये लोग झूठ मूठ का सरकार चला रहा है, ऐसे ही चला रहा है। तो ये क्या करेंगे, राष्ट्रपति के पास पत्र लिख देंगे, राष्ट्रपति क्या करेंगे, उसको इसका जांच करवाएंगे कि जो लोग बात कह रहा है वो सही है कि गलत है। तो जब इसका वोटिंग कराई जाएगी ना, उसको बोलेंगे विश्वास मत के लिए वोटिंग, है ना, और विश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग। तो जब यह वोटिंग होगा तो इसमें जो भाग गया है धोखा दे करके, वो वोट देगा उसके पक्ष में। तो पता चला कि पहले इनके पास में 272 गो सीट था और इसमें से 20 गोड़ा भाग गया है, तो अब 252 गो रह गया ना क्या। तो ये अब इनके पास है विश्वास, अब नहीं है। तो अब नहीं है तो ये बेचारे इनका सीट का हो जाएगा, इनका सरकार गिर जाएगा, क्योंकि सीट तो कम हो गया ना। तो अब दूसरा पार्टी को राष्ट्रपति बोलेंगे कि ठीक है तुम्हारे पास है तो तुम बनाओ। अगर वह अपना प्रस्ताव इस तरह से वोटिंग कराया और उसके पास 50% से एक अधिक हो गया, तब वह सरकार बना लेगा। यह बात समझ में आया। अगर किसी मंत्री के विरुद्ध, कोई भी मंत्री जो कार्यपालिका का सदस्य है और उसके विरुद्ध किसी भी प्रकार का एक अविश्वास आ गया, मतलब कि विधायिका में से मंत्री बनाया जाता है,
और किसी एक मंत्री के विरुद्ध में भी अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, जैसे हुआ कि भाई ये बड़ी घोटाला कर रहा है, ये इसका आचरण भ्रष्ट है, इसको जिस काम के लिए हम लोगों ने रखा है वह काम सही से नहीं कर रहा है, तो अगर उसके विरुद्ध इस तरह से अविश्वास प्रस्ताव आया और वह सिद्ध हो गया, है ना, तो उस मंत्री को क्या देना पड़ेगा? इस्तीफा देना पड़ेगा। बात समझ में आया? और यदि एक भी मंत्री के विरुद्ध में अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, उस पर आरोप सिद्ध हो गया, तो पूरा मंत्रिमंडल को इसके लिए त्याग पत्र देना पड़ता है। बात समझ रहे हैं? एक गोड़ा के विरुद्ध अगर ऐसा होगा तो पूरा मंत्रिमंडल त्याग पत्र देगा। इसलिए गलती एक का हो या सब का हो, त्याग पत्र पूरा सभी लोगों को देना पड़ेगा। यहां तक कि प्रधानमंत्री भी अपना त्याग पत्र देंगे, यानी कि क्या होगा? पूरा सरकार गिर जाएगा। किसी एक आदमी के विरुद्ध भी अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो पूरा मंत्रिमंडल त्याग पत्र देगा। बात समझ में आया? अच्छा, जो मंत्रिमंडल है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। उत्तरदायी मतलब रेस्पॉन्सिबल, वह जवाबदेह होता है कि हम अगर लोकसभा वाले हमसे सवाल पूछेंगे कि आपको हम काम दिए थे कि आप रेलवे में सुधार करिए, आप काहे नहीं कर रहे हैं, तो हम किसको जवाब देंगे? हम लोकसभा वालों के प्रति उत्तरदायी हैं। बात समझ में आया? काहे कि वह जनता का प्रतिनिधि है, समझ रहे हैं ना, लेकिन राज्यसभा के प्रति जवाबदेह नहीं है। यही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि जो मंत्री परिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा की, राज्यसभा की, राष्ट्रपति? किसके प्रति? मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ऐसे अगर सवाल आए और उससे ऑप्शन रहे, पहला राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन प्रधानमंत्री, तीसरा लोकसभा, चौथा राज्यसभा, कौन होगा? किसके प्रति उत्तरदायी हो? उत्तरदायी समझ रहे हैं? जवाबदेह मतलब किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। बात समझ में आया? स्पष्ट रूप से यह जान लीजिए कि यह जो उत्तरदायी होगा वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। एक मंत्री के विरुद्ध भी अगर अविश्वास लाया गया तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा देगा। बात समझ में आया? तो जो योग्यता है वो यही है, वह इस सदन का हो चाहे उस सदन का हो, सिर्फ उम्र का अंतर है, इसमें 25 साल, इसमें 30 साल। बात समझ रहे हैं? ये दोनों समझ में आ रहा है? मतलब कि इस सदस्य में से जो सदस्यों का अगर निर्वाचन हो रहा हो तो उसके लिए उम्र इसमें चाहिए 25 और इसमें चाहिए 30, लेकिन इसका गार्जियन भी होगा कि नहीं होगा? तो गार्जियन इस संसद के ऊपर है, संसद का हिस्सा है, लेकिन वह ना राज्यसभा का है ना लोकसभा का है। बात समझ रहे हैं? जैसे राष्ट्रपति है, तो जो राष्ट्रपति है इसके लिए उम्र कितना चाहिए? इसके लिए चाहिए 35। अगर मान ले इसको 25 बना देते तो बउआ हो जाता ना। अब उसमें 35 साल 40 साल के लोग हैं और बच्चा जाकर के राष्ट्रपति बन गया तो अच्छा लगता है। तो इसमें तजुर्बा सबसे ज्यादा चाहिए कि नहीं, इसीलिए इसका उम्र कितना रखा गया है? 35 साल। अच्छा, उपराष्ट्रपति भी कहियो राष्ट्रपति बनेंगे कि नहीं बनेंगे, तो उनके लिए भी उम्र कितना रखे हैं? 35 साल। वह उपराष्ट्रपति हो या राष्ट्रपति, दोनों के लिए कितना उम्र चाहिए? 35 साल। जबकि लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों के लिए उम्र कितना चाहिए? नहीं, इसमें चाहिए 25 और इसमें चाहिए 30। अच्छा, कार्यकाल अगर देखा जाए तो अगर लोकसभा का चुनाव जीत कर जाते हैं तो कितना दिन रहिएगा? 5 साल। और यदि राज्यसभा का चुनाव जीत करके जा रहे हैं तो कितना रहिएगा? 6 साल। यह जो है ना हर एक 5 साल के बाद में विघटित हो जाता है। 5 साल जीत कर गए, वहां पर सभा हुई, कार्यवाही हुई, जो भी मंत्री विधायक जो भी बनना था बने, उसके बाद में 5वां साल में आपको जाकर चुनाव लड़ करके आना है। बात समझ में आया? अगर चुनाव हार गए तो नहीं आइएगा, या चुनाव जीते तो फिर से आना है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? अस्थायी सदन। यह अस्थायी नहीं है। इस बार का लोकसभा में दूसरा आदमी है, अगला बार में दूसरा हो जाएगा, लेकिन यह जो है ना यह अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन कहने का मतलब है कि इसका कभी भी विघटन नहीं होता है। अब वही सदस्य नहीं रहेंगे। क्या होता है
कि यहां पर प्रत्येक 2 साल के बाद चुनाव होता है। यह कितना बाद होता है? 5 साल बाद। और इसका चुनाव होता है प्रत्येक 2 साल के बाद, 2 साल बाद। अच्छा, 2 साल बाद जब होगा ना तो 1/3 सीट के लिए होगा। कितना होगा? 1/3 सीट। जैसे मान लीजिए कि अगर 300 सीट है तो प्रत्येक साल कितना होगा? 100 सीट के लिए चुनाव होगा। अभी राज्यसभा में कितना सदस्य होते हैं? 250। तो 250 का 1/3 कितना होगा? बताइए, मैथ पढ़ के अभी आ रहे हैं ना? कितना? 80 होगा? आसपास क्या होता है? पूरा एग्जैक्ट बताइए। हाँ, 83.3 होगा। तो क्या करेंगे कि 83 को पूरा और एगो सांसद का आधा टांग भर बहाल, ऐसे निर्वाचन करेंगे। ऐसा करेंगे? नहीं करें, 84 कर लेंगे। बात समझ में आया? जब भी डिसमल में हो तो उसको हम 1 मान लेते हैं, क्योंकि आधा आदमी नहीं हो सकता है, 1/4 आदमी नहीं हो सकता है। हाँ ठीक है। तो मतलब कि 84 लोगों का हम बहाली निर्वाचन करेंगे। कितना दिन बाद? प्रत्येक 2 साल बाद। तो मान लीजिए इस साल 84 को आया, फिर हम अगला बार 84 को बहाली करेंगे, 84 को निर्वाचित करेंगे, फिर उसके बाद में 84 को नियुक्त करेंगे। तब टोटल हो गया ना? बात समझ रहे हैं ना? तो 84 को नहीं, मान लीजिए कि अगला बार 82 को किए, क्योंकि मैक्सिमम सीट का लिमिटेशन है। तो अब इतना करके टोटल हो गया अब 250। अब जब पहले का जो चुनाव हुआ था 2 साल, मान लीजिए कि यह हुआ था 2010 में, है ना? यह हुआ 2012 में, यह हुआ 2000 कब? 14 में। क्या? तो अब इसके अगला बार चुनाव होगा कि नहीं होगा? कब होगा? 16 में चुनाव होगा अब अगले बार। तो 16 में जब चुनाव होगा तो इसका कितना दिन हो गया? जो पहले का बार चुनाव जीत कर आया था उसका कितना हो गया? 6 साल हो गया कि नहीं? तो रिटायर कर जाएगा कि नहीं? तो इसका कार्यकाल हो गया समाप्त। तो इतना सीट खाली हो गया, अब रह गया है ये 2 ना। तो इसके जगह पर जितना खाली हुआ उतना फिर से निर्वाचन करेंगे ना। फिर 84 को निर्वाचन कर लिए। फिर उसके बाद में पता चला कि अब अगला बार 2018 में होना है चुनाव। तो चुनाव 2018 में तो हई वाला रिटायर कर जाएगा कि नहीं? जो 2012 में चुन कर आया था वो रिटायर करेगा। तो यह कितना सीट खाली हो गया? तो फिर 84 को यहां पर बहाली कर लेंगे कि नहीं? बात समझ रहे हैं? उसी तरह से अगला बार जो 2020 में है तब ये वाला रिटायर कर गया। समझ रहे हैं? अब यहां से फिर कितना करेंगे? 82 करेंगे। तो अब टोटल हो गया कि नहीं? अब पुरानका था जितना वो सब रिटायर कर गया, फिर नया वाला आ गया कि नहीं? लेकिन यह जो राज्यसभा है यह कभी खाली था? ये कभी खाली नहीं रहेगा, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? अस्थाई सदन है। और ये वाला हर एक 5 साल के बाद में पूरा लोकसभा खाली हो गया, सब चल गया, सब चुनाव लड़ने, सब पूरा माइक बजाया, हल्ला उल्ला किया, उधर से आया, फिर यहाँ पर अपने काम में लग गया। अभी एक बहुत ही जो ज्वलंत मुद्दा चल रहा है, कल प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो कॉमन जो बिल है, जो ये आर्टिकल 44 के लिए जो समान सिविल संहिता है, इस समान सिविल संहिता को लागू किया जाए, है ना? न्यूज देखा कि नहीं आप लोग? इसके लिए कल उन्होंने 10 लाख अपने कार्यकर्ताओं से लाइव टेलीकास्ट करके डिजिटल उन्होंने वार्तालाप किया और कहा कि आप घर घर जाइए और जा करके बताइए कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। हम लोग लागू करना चाह रहे हैं सबके लिए एक बराबर कानून, लेकिन विपक्षी वाला नहीं लागू होने दे रहा है। इसीलिए वोट किसको दीजिए? हाँ, अब अपना अपना हथकंडा शुरू हो गया है। चाचा अलग घूम रहे हैं, हाँ वो अलग घूम रहे हैं, ये अलग घूम रहे हैं। घूम आए, कई देश से अभी घूम करके लौटे हैं। वो सिर्फ अपना हित सोचते हैं, जो भी है। लेकिन अब यह एक मुद्दा बन गया है
इसके पहले आर्टिकल 370 था, राम मंदिर था, तो राम मंदिर भी बन गया, 370 भी हट गया। अब यही सिविल जो संहिता है, सिविल संहिता समझ रहे हैं ना, सबके लिए एक समान कानून रहेगा, है ना। तो इसी पर अब बात कर रहे हैं। तो चलिए, इससे हमको मतलब नहीं है, हम लोग को मतलब है ये संसद वाला से। संसद का उल्लेख 79 में है। लोकसभा में सदस्य अगर आएंगे होंगे तो ये वाला अनिवार्य है। यही चीजें सिर्फ अगर उम्र को हटा दीजिए तो राज्यसभा के लिए भी अनिवार्य है। राज्यसभा और लोकसभा में उम्र का खाली 25 साल और 30 साल वाला अंतर है। इसका कार्यकाल 5 साल होता है, इसका कार्यकाल 6 साल होता है। यह अस्थायी सदन है क्योंकि हर एक 5 साल बाद रिजॉल्व हो जाता है, और यह अस्थायी रूप से रहता है। हर एक 2 साल के बाद कितना सीटें के लिए चुनाव होता है? 1/3। प्रत्येक 2 साल बाद 1/3 सीट के लिए चुनाव होता है। बात समझ में आया कि नहीं? ठीक है, चलिए आगे। हेलो, जो संसद है, इस संसद में अध्यक्ष पद का चुनाव, हाँ बोलिए, 1 मिनट का। हाँ, क्या करें? पहले वाला चाहिए आपको, इसको साथ में लिखते चलिए ना, फिर लिख लीजिए। बिल्कुल। हो गया, चलिए। अच्छा, इसको लिख लीजिएगा ना, जाइएगा वीडियो इसे खोलिएगा, ये चैनल पर आता है, उसको खोल करके वहां से जितना लिखना हो लिख लीजिएगा, पूरा सारा आपका रहेगा वहां पर। काहे नहीं देखती हैं? जीवन में काम का कमी नहीं है, वीडियो रोज देखिएगा, इससे क्या होगा ना कि रिवीजन होता रहेगा। कम से कम 2-3 घंटा निकाल करके ऐसे वीडियो चला करके और कहीं रख दीजिएगा छाजा पर, ना। आवाज मेरा आते रहना चाहिए, मेरा जो आवाज है, हर घर में आवाज मेरा गूंजना चाहिए ना। जब तक मेरा आवाज आता रहेगा, समझिए कि आप सक्सेस के करीब जा रहे हैं। अगर हमारा आवाज आपके घर में नहीं गूंज रहा है तो इसका मतलब कि आप पढ़ाई उड़ाई नहीं कर रहे हैं, है ना। इसीलिए डाटा अनलिमिटेड रखिए और उसको ऑन करके वीडियो चला करके रख दीजिए, कान में सुनाई देता रहेगा। संसद का जो सदस्य है उसका अहर्ता ये है, इसका उम्र इतना है, पागल दिवालिया नहीं है, 25 साल है, 30 साल है, जो कुछ भी है ना वो बोलते रहेंगे। दोनों एक ही चीज है, इसके लिए नहीं घबराना है, ठीक है ना। हम लोग आगे बात कर रहे थे संसद पर, है ना। अच्छा, संसद में अब हो गया कि अध्यक्ष का चुनाव करना है, ये बात को समझिए। हमने कल भी क्लास में आपको बताया था कि अध्यक्ष जो होगा 2 तरह का होता है, अस्थायी और दूसरा अस्थायी। तो जो अस्थायी होगा उसको हम क्या बोलेंगे? अस्थायी अध्यक्ष को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर। स्पीकर मतलब अध्यक्ष, है ना, स्पीकर मतलब बोलने वाला, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अध्यक्ष बोलते हैं। तो यह प्रोटेम स्पीकर किसको बोलेंगे? जो अस्थायी अध्यक्ष है। और जो अध्यक्ष है यह परमानेंट है, इसको अस्थायी अध्यक्ष बोलते हैं। बात समझ में आया? आपसे जो प्रश्न पूछा जाता है, आज तक जितना एग्जाम हुआ है उसमें यही पूछा गया कि संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है। किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 93 में इस अध्यक्ष का उल्लेख किया गया है। बात समझ में आया? इसका जो काम है वह है अनुशासन बनाए रखना। क्या काम है? अनुशासन बनाए रखना। हाँ, अध्यक्ष जी क्या करेंगे कि अनुशासन बनाए रखेंगे। आपको कुछ कहना है,
संसद का कार्यवाही चल रहा है और आपको इसमें बोलना है, तब बोलने के लिए ऐसा नहीं कि आप सीधे सीधे उठिएगा और बोलने लगिएगा, नहीं, आपको मौका दिया जाएगा। जैसे आपको अगर बोलना है तो इसके लिए आपको एक वहां पर अपने प्रश्नों को लिख करके देना है। बात समझ आ रहा है ना? जब वो आपको अनुमति देंगे तभी आप बोलिएगा। अगर सीधे सीधे बोलने लगिएगा तो क्या करेंगे, आपको अनुशासनहीन बता देंगे और वहां पर बहुत सारा रहता है सब सिक्योरिटी गार्ड्स, आपको उठवा करके बाहर फेंकवा देंगे। कितनों बड़का सांसद है उससे कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। अपना क्षेत्र में आप बाहुबली हैं, यहाँ पर अंदर घुसते ही सब बल गायब हो जाएगा, है ना। यह देश का वो संप्रभुता धारण करने वाला संस्थान है, जहाँ संप्रभुता का मतलब क्या होता है, जिस पर बाहर से कोई भी दबाव नहीं हो, यह अपना स्वयं का निर्णय लेने में सक्षम हो। बात समझ में आया? 370 हटाना था, हटा दिया कि नहीं? लोग चिल्लाते रह गया, कोनो फर्क पड़ा? सीए लागू करना था, लागू कर दिया कि नहीं? कोनो फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। जो मर्जी जो संशोधन करना है, ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण लागू कर दिया कि नहीं? दुनिया भर का लोग चिल्लाते रह गया, कोनो फर्क पड़ा? काहे नहीं पड़ा? काहे कि यह संप्रभु है, सुवर्णिटी है इसमें। यह बोलते हैं ना, भारत संप्रभुता संपन्न देश है, तो सारा संप्रभुता कहां पर है? यहीं पर है, संसद में है। यह जो चाहेगा वह कर सकता है। बात समझ में आया? तो यह जो संप्रभु क्षेत्र है, इसका एक अध्यक्ष है। इसमें जो दो सदन है, एक लोकसभा दूसरा राज्यसभा। तो जो लोकसभा का अध्यक्ष है वह दो तरह का होता है। एक अस्थायी अध्यक्ष, जिसका काम होता है कि इस अध्यक्ष का चुनाव कराइए और यह रिटायर हो गया, यह 2 दिन में हो, 4 दिन में हो, 5 दिन में हो, यह सिर्फ चुनाव कराया, यह हट गया। उसके बाद में आ गए अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी का उल्लेख कहां पर है? अनुच्छेद 93 में। अध्यक्ष जी का काम है अनुशासन को बनाए रखना, अपने सदस्यों को बोलने का मौका देना। जैसे अगर आपको बोलना है तो आप किसको संबोधित करिएगा? महोदय, अध्यक्ष महोदय को। जैसे मान लीजिए कि आप सवाल पूछ रहे हैं, किसी मंत्री से सवाल पूछ रहे हैं, तो आप ये नहीं कहिए कि मंत्री जी आप बताइए, है ना। आप क्या कहिएगा? अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाह रहा हूं कि अभी जो कोयला घोटाला हुआ है उसका जांच हुई कि नहीं हुई। बात समझ रहे हैं? अब सीधा सीधा मंत्री से पूछिएगा ना तो खिसिया जाएगा, वो फीटा टूंग करके वही में लड़ने लगेगा, है ना। तो यह अनुशासन को क्या करते हैं? बनाए रखने का काम करते हैं। कोई दिक्कत? अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि जैसे संसद में 2 सदन है, राज्यसभा लोकसभा, तो कोनो अगर मुद्दा ऐसा आ गया जिस पर दोनों का सहमति नहीं बन रहा है ना। जैसे लोकसभा पारित कर दिया, राज्यसभा को भेजा, तो वो उस पर कोनो सुगबुगाहटे नहीं है, कोनो नीति बनाना है, कृषि बिल लाना है ना। और इस बिल को हमने कहा गया कि लोकसभा पारित किया, भेज दिया राज्यसभा को, कि राज्यसभा पारित करेगा तब ना राष्ट्रपति के पास जाएगा। अब राष्ट्रपति साइन करेगा तब वो कानून बनेगा। लेकिन अभी राज्यसभा जो है ना उसको साइन ही नहीं कर रहा है, चुपचाप रखे हुआ है, वापस कर दे रहा है कि इसमें संशोधन करिए, फिर संशोधन करके भेजे, फिर वापस कर दिया। तो ऐसे ही दोनों के बीच मनमुटाव हो जाएगा कि नहीं। तो इस स्थिति में राष्ट्रपति बीच बचाव करते हैं, है ना, दोनों के मध्य समझौता करते हैं और इसके लिए संयुक्त बैठक होता है। कौन सा बैठक? संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक कहने का मतलब है कि इस बैठक में कौन कौन भाग लेगा? राज्यसभा और लोकसभा दोनों भाग लेगा। इसमें राष्ट्रपति दोनों को बुलाएंगे। यह संयुक्त बैठक कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति बुलाएंगे, है ना। और हाँ, दोनों में जब विवाद की स्थिति होगी, समन्वय नहीं होगा, तब यह बुलाएंगे। और जब ये बुलाएंगे राज्यसभा और लोकसभा के जब दोनों की बैठक होगी, तो इस बैठक का जो अध्यक्षता है वो कौन करेगा? जो अध्यक्षता है वो करेगा लोकसभा का अध्यक्ष। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इस संयुक्त बैठक को बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति। लेकिन अध्यक्ष कौन रहेगा? लोकसभा का अध्यक्ष इसका अध्यक्षता करेगा। जबकि राज्यसभा का भी अध्यक्ष है, कौन है? उपराष्ट्रपति। लेकिन उपराष्ट्रपति को अध्यक्षता करने का मौका नहीं दिया गया है। किसको देंगे? लोकसभा का जो अध्यक्ष है वही अध्यक्षता करेगा, है ना। लिख लीजिए इसको जल्दी से। यही आप में प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं कि बुलाता कौन है?
और उस बैठक का अध्यक्षता कौन करता है? हो गया? लिख लिए? तो ये तो होगा अध्यक्ष, है ना। इनका जो मुख्य रूप से आपको याद रखना है वो 93 वाला याद रखना है। अच्छा, दूसरा जो हम लोकसभा, ये राज्यसभा की ओर चलते हैं। राज्यसभा, यह था लोकसभा। दोनों साथ साथ इसलिए कर रहे हैं कि आपको इसको याद रहे, दोनों में कंपैरिजन करके। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? हाँ, अध्यक्ष होता है इसका उपराष्ट्रपति। कौन चुनता है? उपराष्ट्रपति। चुनाव कौन कौन करता है? इसके चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा दोनों भाग लेता है। बात समझ में आया? इसके अनुपस्थिति में कौन करता है? उपसभापति। उपसभापति। अगर उपराष्ट्रपति नहीं रहा तो इसका अध्यक्षता कौन करेगा? उपसभापति करेगा। अच्छा, इन लोगों का जो त्याग पत्र है, ये चाहे तो अपना त्याग पत्र से खाली कर सकते हैं, या इन पर अगर कोई संवैधानिक उल्लंघन का मामला बनता है तो इनके विरुद्ध प्रस्ताव पारित करके इनको हटाया जा सकता है, दोनों ही सदनों में। इसका उल्लेख 94 में किया गया है ना। यह अनुच्छेद 94, इसमें है पद का त्याग या पद से हटाया जाना। पद से हटाना किसको? उनको, अध्यक्ष जी को या उपसभापति को? उपराष्ट्रपति को नहीं। बात समझ रहे हो? उपसभापति को काहे? काहे कि यह जो व्यक्ति है ना, इस राज्यसभा का मेंबर है ना। राज्यसभा के लोगों ने इसको अध्यक्ष बनाया है, लेकिन जो उप राष्ट्रपति हैं यह राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं। बात समझ रहे हैं? इसलिए इनको हटाना होगा तो क्या लगाना पड़ेगा? वो महाभियोग वाला प्रक्रिया। बात समझ रहे हैं ना? उस प्रक्रिया से हटेंगे। चले आगे। हो गया? अरे लिख लिए? ठीक है, चलिए आगे इनके कार्यों को समझते हैं, है ना। संसद का जो कार्य है, पहला कार्य है विधायी कार्य। विधायी कार्य मतलब विधि बनाने वाला, मतलब कानून बनाने वाला, नियम बनाने वाला। नियम या कानून बनाएंगे, विधि बनाएंगे। कौन बनाएगा? लोकसभा या राज्यसभा जो विधायिका है, विधायिका कानून बनाएगी। अब कैसे कैसे कानून बना सकती है? तो इसके पास सूची है, मतलब कि एक संघ सूची है। 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा किया गया है ना, कि किस विषय पर कानून कौन बनाएगा। तो जो केंद्र है इसको किस पर कानून बनाने का अधिकार है? संघ सूची पर। संघ सूची में कुल कितने विषय शामिल हैं? 100 विषय शामिल हैं। तो इस 100 विषय पर जो कानून बनाना है वह कौन बनाएगा? लोकसभा या राज्यसभा। मतलब कि इसमें संसद को कानून बनाने का अधिकार है। किस सूची के विषय पर? संघ सूची के विषय पर। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर राज्यसभा, जो राज्यसभा है ना, राज्यसभा किसका प्रतिनिधि है? राज्यों का। तो अगर राज्यसभा यह पारित कर देती है 2/3 बहुमत से, अगर यह पारित कर दे कि भाई राज्य सूची का जो विषय है,
राज्य सूची का, इस विषय पर राज्य अच्छा कानून नहीं बना पा रहा है ना, उस सबको बुद्धि नहीं है कानून बनाने का, आप लोग अच्छा कानून बना रहे हैं, तो अगर इस तरह से पारित कर दे तब कौन कानून बनाएगा इस पर? तब यह अधिकार मिल जाएगा संसद को, संसद उस पर कानून बना सकता है। किस सूची पर? राज्य सूची के विषय पर। कब बनाएगा? जब राज्यसभा उसको 2/3 बहुमत से पारित करके प्रस्ताव भेज दे कि आप राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकते हैं। तो पहला कंडीशन यह है कि राज्य सूची के विषय पर वह तब करेगा जब राज्यसभा उसको प्रस्ताव पारित कर दे। बात समझ में आया? दूसरा कंडीशन यह है कि अगर राष्ट्रपति शासन लागू हो। क्या हो? राष्ट्रपति शासन। किस अनुच्छेद के माध्यम से? आर्टिकल 356। अगर आर्टिकल 356 लागू हो, है ना, तब इस स्थिति में भी राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास होता है, वह कानून बना सकता है। तीसरा कंडीशन है कि अगर आपातकाल लगा हुआ हो, आपातकाल, तो आपातकाल का जो उल्लेख है वह आर्टिकल 350 से, मतलब 352 से लेकर के और 360 तक है। बात समझ में आया? तो अगर आपातकाल लगा हुआ हो तो इस समय भी राज्य सूची का जो विषय है उस पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होगा? संसद के पास होगी। यानी कि संसद जो है वह राज्य अपना संघ सूची पर तो विषय पर कानून बना ही सकता है, इसके अलावा वह राज्य सूची के भी विषय पर कानून बना सकता है। किस कंडीशन में? यदि राज्यसभा पारित कर दे, दूसरा कि यदि राष्ट्रपति शासन लागू हो, या तीसरा आपातकाल लागू हो। तो इस स्थिति में कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। बात समझ में आया? इसके अलावा जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची पर भी कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को है। आप समझ रहे हैं? यह तो हो गया आपका संघ सूची, यह हो गया आपका राज्य सूची, है ना। लेकिन समवर्ती सूची किसको बोलते हैं? समवर्ती सूची बोलते हैं जिस पर केंद्र को भी कानून बनाने का अधिकार है और राज्य को भी कानून बनाने का अधिकार है, दोनों को है। तो अगर केंद्र किसी विषय पर कानून बना दिया, अगर एक ही विषय है, मान लीजिए कि शिक्षा विषय है या कोरोना विषय है, कोई ऐसा सब्जेक्ट आ गया जिस पर कानून राज्य केंद्र भी बना दिया और ये राज्य भी बना दिया, दोनों बना दिया, तो इस समय जो प्राथमिकता है वो किसको दिया जाएगा? केंद्र को दिया जाएगा। यानी कि केंद्र का जो नियम है, जो नीति है, वही लागू रहेगा। बात समझ में आया कि नहीं? अगर समवर्ती सूची के विषय पर भी संसद कानून बनाती है और विधानसभा कानून बनाए, राज्य कानून बनाए या केंद्र बनाए, तो केंद्र के द्वारा जो बनाया गया कानून है वही लागू होगा, उसको प्रायोरिटी दिया जाएगा। बात समझ में आया? इसके अलावा हमारे पास जो चौथा अंश है वह है अवशिष्ट शक्ति। अवशिष्ट शक्ति मतलब क्या? कि अगर कोई नया विषय आ जा रहा है जो इन दोनों में शामिल नहीं है, न संघ सूची में शामिल है, न राज्य सूची में शामिल है और न ही समवर्ती सूची में शामिल है, तो ऐसा कोई विषय आ जाए जो पहले उसका उल्लेख ही नहीं किया गया था, तो इस तरह के अगर कोई विषय आता है तो उसको क्या बोलेंगे? अवशिष्ट विषय। और अवशिष्ट विषय पर भी कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। यानी कि कुल मिलाकर संसद विधायी कार्यों में सबसे परिपूर्ण है, उसको काफी इसमें शक्तियां प्राप्त है। बात समझ में आया? वह संघ सूची पर भी कानून बना सकता है, राज्य सूची पर, समवर्ती सूची पर और अवशिष्ट सूची पर भी कानून बना सकता है। कोई दिक्कत? हो गया? आगे है कि अगर मान कुछ विधायी अधिकार, वो तो विधायी था, क्या लिख रहे थे? क्या लिख लीजिए, कर लीजिए, नोट कर लीजिए, कोई बात नहीं है। जब लिख रहे हैं तो बोल दीजिए, हम थोड़ा सा धीरे लिख लेंगे।
साथ साथ आप लिखते चलिएगा। हो गया, बोलिए, हो गया। चलिए, तो ये ये सारी शक्तियां हैं। चलिए आगे। अच्छा, इसमें कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। जैसे मान लीजिए कि धन विधेयक का पारित करना है, वित्त विधेयक पारित करना है, साधारण विधेयक पारित करना है। तो इस विधेयक से संबंधित कुछ मुद्दे होते हैं, इसको समझ लीजिए। विधेयक, विधेयक क्या होता है? कोई भी कानून अगर हम बनाएंगे तो क्या लाएंगे? विधेयक लाएंगे। विधेयक का मतलब होता है कि कानून बनाने वाला प्रस्ताव, है ना, विधि को बनाने वाला प्रस्ताव को क्या बोलेंगे? विधेयक बोलेंगे। अब यह जो विधेयक है वो 3 तरह का होता है। एक को बोलते हैं हम साधारण विधेयक। क्या बोलते हैं? साधारण विधेयक। दूसरा को बोलते हैं धन विधेयक। क्या बोलते हैं? धन विधेयक। और जो तीसरा है इसको बोलते हैं वित्त विधेयक। तीनों में अंतर है। 3 प्रकार का विधेयक है। जो धन विधेयक का उल्लेख है ना, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 110 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस अनुच्छेद, है ना। और जो वित्त विधेयक है इसका उल्लेख किया गया है 112 में। और एक विशेष उपबंध होता है वित्तीय, उसका उल्लेख किया गया है 117 में। उस पर हम लोग बात करेंगे, वो आपके लिए जरूरी नहीं। जो साधारण विधेयक है इसका मतलब है कि अगर सामान्य तौर पर कोई कानून बनाया जाना है, जैसे कोनो कृषि बिल ला देना है, रेलवे में सुधार करना है ना, कोई प्रशासनिक सुधार करनी है, शिक्षा से संबंधित कानून लाना है, तो इसको क्या बोलेंगे? साधारण विधेयक, ना, जो सामान्य विषय से संबंधित है। कौन विषय? सामान्य विषय। ये बात समझ रहे हैं? अरे साधारण विधेयक किसको बोलेंगे? जो सामान्य विषय, जैसे कोनो कानून बनाना हो, सामान्य तौर पर कानून, उसको क्या बोलेंगे? साधारण विधेयक लाएंगे। बात समझ में आया? जैसे मान लीजिए शिक्षा में सुधार करना है, तो इसके लिए कोई कानून बनाएंगे ना, तो कानून बनाएंगे तो कौन विधेयक लाएंगे हम? साधारण। जैसे रोड बनाना है, मोतिहारी में ओवर ब्रिज बनाना है, फ्लाईओवर बनाना है ना, मोती झील का सफाई करना है, तो इसके लिए पैसा खर्चा होना है। मान लीजिए 200 करोड़ रुपया खर्चा होना है ना। तो जहां पैसा खर्चा होना है तो पैसा निकालने वाला विधेयक लाना पड़ेगा ना। बात समझ रहे हैं? अगर मान लीजिए कि मोती झील के सफाई के लिए हमको प्रशासनिक नियुक्ति करना है कि प्रशासन वहां काम नहीं कर रहा है, एक ट्रिब्यूनल बना दीजिए जो उस पर निगरानी रखेगा, तो इसमें पैसा खर्चा हो रहा है। एक समूह बना दें अधिकारियों का, समूह बनाने के लिए कोई प्रस्ताव लाएं, तो इसके लिए पैसा खर्चा हो रहा है? नहीं। तो जिसमें पैसा खर्चा नहीं होने वाला है
उसको हम क्या बोलेंगे, साधारण विधेयक। और यदि पैसा निकालना हो, जैसे फ्लाईओवर बनाना है और उसमें 1000 करोड़ रुपया खर्चा होना है ना, तो पैसा 1000 करोड़ खर्चा होगा ना, तो उसको निकालने के लिए प्रस्ताव लाना पड़ेगा, विधेयक लाना पड़ेगा, तो वैसे विधेयक हम क्या बोलेंगे, धन विधेयक। वैसा विधेयक जो हमारे संचित निधि से, जैसे होता है ना कि जो हम टैक्स देते हैं वह सभी पैसा कहाँ जमा होता है, संचित निधि में। बात समझ में आया। एक फंड है, जैसे आपका खाता खुलता है ना, सेविंग अकाउंट खुलता है बैंकों में खाता, कौन खाता खोलते हैं, सेविंग अकाउंट। उसी तरह से भारत सरकार का वो खाता है, कहां पर, आरबीआई में। तो जितना भी टैक्स होता है ना वो सब के सब जा करके उसी में जमा होता है। बात समझ रहे हैं। तो यह जो टैक्स जमा होता है, जो संचित निधि है, वह जमा तो हो गया, लेकिन निकालने का अथॉरिटी आपके पास नहीं है। निकालेगा कौन, जनता निकालेगी। तो जनता को इसे पावर दे दीजिए कि आप संचित से निकाल लीजिए, तो सब जाके दिन भर वही लाइन लगैले रहेगा, कोनो कमाने जाएगा नहीं, सब लाइन लगा, चेक भर भर के लाइन में खड़ा रहेगा, सांझ ले तो आरबीआई पैसा दे देगा। तो वैसा नहीं किया, इसमें कर दिया हम लोगों ने कि जो जनता के प्रतिनिधि हैं वह संसद भवन में बैठते हैं, वह लोकसभा के जो सदस्य हैं, राज्यसभा वाला को नहीं। राज्यसभा तो किसका सदस्य है, वह जो प्रतिनिधि है वो राज्य का प्रतिनिधि है, जबकि लोकसभा का सदस्य जनता का प्रतिनिधि है। तो जनता के प्रतिनिधियों को यह पावर दिया गया है कि आप चाहें तो जितना मर्जी उतना निकाल लीजिए, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि जितना सांसद वहां बैठा है वह सभी लोग उस प्रस्ताव को सुनेगा, डिस्कशन करेगा, जो भी उस पर आम सहमति बनेगी कि 1000 करोड़ नहीं 900 करोड़ निकालना है, तो उतना पैसा निकाला जाएगा जितना संसद पारित करेगी। संसद मतलब लोकसभा। बात समझ रहे ना। धन विधेयक के मामले में सबसे ज्यादा पावर किसको है, लोकसभा को है। यानी कि इस तरह का अगर कोई विधेयक लाया जाए, लाना हो, तो वह कौन लाएगा, लोकसभा लाएगा। राज्यसभा इसको नहीं ला सकती है। साधारण विधेयक कौन ला सकता है, दोनों ला सकती है, वह लोकसभा भी ला ले या राज्यसभा भी ला ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर धन विधेयक लाना हो तो सिर्फ कौन लाएगा, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा लाएगा। अच्छा, जब लोकसभा लाएगा ना, तो इस विधेयक का जो पहचान है, पहचान कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष। बात समझ में आया। यही प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि धन विधेयक का पहचान कौन करता है, कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। अब लोकसभा का जो सदस्य है वह अपना अपना प्रस्ताव वहां पर दे रहा है कि भाई हमारे यहाँ नहर का बांध टूट गया है, कौन कह रहा है कि हमारा नदी पूरा बहवा दे रहा है, कोई कह रहा है हमारे यहाँ सड़क टूटा हुआ है। तो सब अपना अपना प्रस्ताव लेकर जा रहा है ना। अब इन प्रस्तावों को जो लोकसभा अध्यक्ष हैं उनके पास जब वह प्रस्ताव सब जाता है तो सब उसको देखते हैं, है ना। और उसमें से मान लीजिए कि सब प्रस्ताव पढ़ रहे हैं, तो उसमें एगो दिख गया कि इसमें पैसा निकालने वाला बात है। बात समझ रहे हैं। तो जैसे देखेंगे कि इससे ये जो विधेयक है इसमें पैसा निकालना पड़ेगा संचित निधि से, तो वो वाला प्रस्ताव को छांट देंगे अलग। मतलब कौन पहचान लिया, कौन पहचान का अलग किया, लोकसभा के अध्यक्ष। इसीलिए आपसे सवाल पूछा जाता है कि लोक जो धन विधेयक है उसका पहचान कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। अच्छा, वो जो प्रस्ताव है ना उस पर पहले कार्यवाही नहीं होगा। वो विधेयक जो है, जो धन विधेयक से संबंधित है, जिसमें पैसा निकालने वाली बात है, उस विधेयक को सबसे पहले भेज देंगे राष्ट्रपति के पास, बिना उस पर सुनवाई किए हुए। अन्य जो विषय है जैसे सामान्य विधेयक है तो उस पर पहले डिस्कशन कर लेंगे, है ना, डिस्कशन करेंगे, पारित हो जाएगा, फिर वो राज्यसभा में जाएगा, तब राष्ट्रपति के पास जाएगा। लेकिन धन विधेयक अगर कोई मिल गया तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसको निकाल करके राष्ट्रपति के पास भेज देंगे। वह जाएगा, राष्ट्रपति जब साइन करेंगे तब फिर से वो लोकसभा में आएगा, तब उसके बाद उस पर डिस्कशन होगी, उस पर मतदान होगा, और जितना सहमति बनेगा उतना पैसा निकाला जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो पहले जो लोकसभा में जैसे जैसे पहचान हुआ, उसके बाद कहां जाएगा यह, राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति इसका पूर्व अनुमति देते हैं। राष्ट्रपति क्या करेंगे,
पूर्व अनुमति। इसलिए पूर्व अनुमति देंगे कि एक बार अगर लोकसभा में उसको प्रोसीड कर दिया गया और उसको प्रतिनिधियों ने पारित कर दिया तो उसके बाद में राष्ट्रपति का भी पावर नहीं है उसको हटा देने का, क्योंकि जनता का जिसका पैसा है उसी को वैल्यू दीजिएगा ना। अरे आपके घर में अगर 4 गो आदमी है, 3 गो कमाता है, वो नहीं कमाता है, और जो उसमें सबसे ज्यादा कमाता है वो कह दे कि ट्रैक्टर ना खरीदाएगा, तो मजा ले कोई खरीद लेगा? नहीं खरीदेगा। काहे कि ओकर बाद कह देगा कि हम पैसे नहीं देंगे, आप लोग अपना मनमानी कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो पैसा है वो जनता का है और जनता का प्रतिनिधि कहाँ बैठा हुआ है? लोकसभा में। और यदि उस प्रस्ताव को पारित कर दिया तो इसका मतलब जनता स्वीकार कर रही है कि नहीं इतना पैसा दिया जाए, तो राष्ट्रपति का औकात है रोक देने का? नहीं रोक सकते हैं राष्ट्रपति। इसीलिए यह प्रायोरिटी में रखा गया है कि सबसे पहले जैसे इसकी पहचान होगी यह राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाएगा, और जब राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति इस पर साइन कर देंगे, है ना। अगर नहीं है तो उसको रिजेक्ट कर दें पहले ही, उस प्रस्ताव के पारित होने के पहले पहचान हो गया, राष्ट्रपति को लगता है कि ना पैसा वैसा नहीं है खाता में, इतना पैसा नहीं निकलेगा, तो यहीं से वह रोक सकते हैं। या अगर नहीं रोके, उन्होंने साइन कर दिया, साइन कर दिया मतलब क्या हो गया? उनका अनुमति मिल गया। अब यह अनुमति मिलकर जब मिला तब फिर से आया यह लोकसभा अध्यक्ष के पास। अब लोकसभा अध्यक्ष उसका प्रक्रिया कराएंगे, मतलब कि सभी जो लोकसभा के सदस्य हैं उनको एक एक कॉपी बांटा जाएगा, सब लोग पढ़ करके सुनेंगे, समझेंगे, फिर उस पर मतदान होगी। मतदान के बाद में अगर उसको सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया या बहुमत से, आधा से एक अधिक को बहुमत बोलते हैं, तो अगर बहुमत से पारित कर दिया गया तब ये धन विधेयक का हो गया? पारित हो गया। और इसके बाद तब भी जाएगा कहां पर? जब यहां से पारित हो गया तब कहां जाएगा? राज्यसभा को। कहां जाएगा? राज्यसभा। और राज्यसभा अगर एक बार लोकसभा पारित कर दिया है तो राज्यसभा को इसमें कोनो पावर नहीं है। काहे नहीं है? कि जिसका पैसा है वो अपना पारित कर दिया है, तो राज्यसभा तो सिर्फ रखवाल है ना, उसका पैसा थोड़ी ही निकाल रहे हैं लोग। इसीलिए राज्यसभा को इसमें कोई पावर नहीं दिया गया है, और सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए कहा गया है कि आप उसको चेक कर लीजिए एक बार, है ना। तो इनको सिर्फ चेक कर लेना है, लेकिन वो भी कितना दिन के अंदर? 14 दिन के अंदर। अगर 14 दिन के अंदर ये नहीं चेक कर लिए या नहीं देख लिए तो वह प्रस्ताव स्वतः पारित माना जाएगा। अगर कर दिए 14 दिन के अंदर तो कर दिए, अगर नहीं किए तो स्वतः पारित माना जाएगा। मान लिया जाएगा कि राज्यसभा पारित कर दिया। बात समझ में आ रहा है? और इसके बाद में तब वो कहां जाएगा? राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति देख रहे हैं ना, ये तो पहले ही अनुमति दे दिए हैं, तो अब कवना मुंह से ओकरा के रिजेक्ट करेंगे? रिजेक्ट करने का उनके पास कोनो आधार है? नहीं है। काहे कि जो लेके जाएगा अब कह देंगे कि ना दस्तखत ना करेंगे, तब बोल देगा ना कि पहले कवना मुंह से किए हैं, दिक्कत हो जाएगा कि नहीं। इसलिए पहले इनसे अनुमति लेके के इसका प्रस्ताव पारित किया गया है। इसीलिए राष्ट्रपति बाद में इस पर इनको भी कोई पावर नहीं है, यह रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? यह रिजेक्ट करेंगे? नहीं करेंगे। काहे नहीं करेंगे? बोलो। काहे कि पहले उन्होंने अनुमति दे दिया हुआ है, इसलिए पूर्व अनुमति लेकर के धन विधेयक पारित होता है। तो कुल मिलाकर के अगर हम पूछें कि धन विधेयक किसे कहेंगे? वैसा विधेयक जिससे धन की निकासी करना हो। कहां से? संचित निधि से। बात समझ में आया? सरकार का जो निधि है उसको क्या बोलते हैं? संचित निधि। कहां से पैसा आता है? उसमें जनता का टैक्स का पैसा है। उस पैसा को निकालने के लिए जो विधेयक लाया जाता है उसको धन विधेयक कहते हैं। इसका उल्लेख कहां पर है? अनुच्छेद 110 में है। कौन दिक्कत? अच्छा, उसी तरह से अगर मान लीजिए कि टैक्स को घटाना हो या बढ़ाना हो, जैसे मान लीजिए आज जीएसटी 18% है, कल सरकार कहे कि ना 20% लगेगा, या कोनो सरकार आ रही कहे कि बहुत ज्यादा लग रहा है इसको 10% कर दीजिए, तो अगर 10% कर रहे हैं तब भी क्षति हो रहा है और 20% कर रहे हैं तो फायदा हो रहा है। तो यदि क्षति हो या फायदा हो
तो दोनों ही स्थितियों में अगर इस तरह का कोई विधेयक लाया जाए जिससे संचित निधि प्रभावित हो, बात समझ रहे हैं, अगर कम कर रहे हैं तब भी प्रभावित हो रहा है या ज्यादा कर रहे हैं तब भी प्रभावित हो रहा है, नहीं पैसा खर्चा हो रहा है, बोलिए। अरे अगर 18% कर दिए तो पैसा खर्चा हुआ, अरे 18 है अभी, मान लीजिए कि उसको 10 कर दिए तो पैसा खर्चा हुआ, इसमें नहीं हुआ। अगर हम इसको 25% कर दें तो खर्चा हुआ, नहीं हुआ। अरे पैसा इसमें से निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, भले पैसा कम हो गया क्योंकि पैसा का आय कम हो गया, बात समझ रहे हैं। 25 कर दिए तो आय बढ़ गया तो ज्यादा हो गया, अगर हम 10% कर दिए तो पैसा आना कम हो गया, तो ये प्रभावित हुआ संचित निधि। लेकिन इसमें से पैसा हम निकाले जा करके नहीं निकाले, जब निकालना हो चेक भर के ना तब क्या लाएंगे, धन विधेयक। लेकिन अगर हम नीति ऐसा बना दें जिससे वह प्रभावित हो रहा हो, कौन, संचित निधि, तब उसको हम क्या बोलेंगे, वित्त विधेयक। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है। धन विधेयक किसको कहेंगे, निकालना हो तब क्या होगा, धन विधेयक। और वित्त विधेयक, अरे वित्त विधेयक संचित निधि को प्रभावित करने वाला अगर कोनो विधेयक लाए, जैसे संचित निधि में जो पैसा है वह टैक्स से आ रहा है क्या, ऐसे मान लीजिए कि संचित निधि है और संचित निधि में पैसा आ रहा है टैक्स से, इधर से भी आ रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, तो यह यहां पर पैसा आ रहा है। लेकिन अगर हमने टैक्स को कम कर दिया, वैसे मान लीजिए पहले 18% टैक्स था, अब 10% कर दिया, तो इसका जो पैसा है, जो आय है, वो कम हो जाएगा कि नहीं, तो ये प्रभावित हुआ, प्रभावित हुआ। यदि हम टैक्स को बढ़ाकर 25% कर दें तो पैसा अचानक बढ़ गया, तो बढ़ गया तब भी प्रभावित हुआ कि नहीं, इसमें प्रभाव पड़ा, मतलब उसमें परिवर्तन आया, वह कम हो या ज्यादा हो। तो वैसा विधेयक जो संचित निधि को प्रभावित करता है, वैसे विधेयकों को हम क्या बोलेंगे, वित्त विधेयक। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलिए। हाँ, तो ये वित्त विधेयक है। तो धन विधेयक और वित्त विधेयक में दोनों अंतर समझ में आया। तो वित्त विधेयक के मामले में राज्यसभा को पावर है, लेकिन धन विधेयक के मामले में पावर नहीं है। और साधारण विधेयक के मामले में दोनों का पावर बराबर है। एक होता है संविधान संशोधन विधेयक। तो संविधान संशोधन विधेयक किसको बोलेंगे, जिससे संविधान में संशोधन किया जाए। बात समझ में आया। वो भी साधारण विधेयक होता है। संविधान संशोधन विधेयक कैसा विधेयक होगा, साधारण विधेयक होता है। तो कुल मिलाकर के यही हमारा कार्य है संसद का। इसमें अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग होने वाला जो भाषा है उसका उपयोग किया गया है। लिख लीजिएगा, संसदीय भाषा का प्रयोग अनुच्छेद 120 में किया गया है। संसदीय भाषा का प्रयोग अनुच्छेद 120 में किया गया है। बात समझ में आया। अच्छा, इसी में अनुच्छेद जो 123 है वह राष्ट्रपति से संबंधित है। कौन क्या है इसमें, अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति पढ़ाते समय बताया था हमने। अनुच्छेद 123 में क्या है, यह तो जो संसद है उसका उल्लेख कितना में है, बोलिए, 79 से 122, 79 से लेकर 122 तक क्या है, संसद है। संसद, उसके सदस्य, उसके अध्यक्ष, उसके कार्यकलाप, उसके नीतियां, उसके काम जो भी है ना, यह सब का उल्लेख किसमें है, 79 से लेकर 122 तक। यहां पर जो 123 है वो ये है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति है। अध्यादेश मतलब अरे अध्यादेश किसको बोलते हैं, अध्यादेश
राष्ट्रपति पढ़ाते समय हमने इसको बताया था आपको, ये काफी महत्वपूर्ण है, वनडे एग्जाम में खूब पूछा जाता है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को दिया गया है अनुच्छेद 123 में 1 2 3। इसका मतलब यह है कि अगर लोकसभा विघटित हो गई हो, अस्थाई सदन है क्या अस्थाई? अस्थाई क्या अस्थाई? अस्थाई है। और जब अस्थाई है तो इसका चुनाव 5 साल के बाद होने जाएगा कि नहीं? किसी कारण से अगर विघटित हो गया है, लोकसभा नहीं है, लोकसभा खाली पड़ा हुआ है, तो कानून कौन बनाएगा? कानून बनाने का अधिकार उसी को है ना। तो अब कानून बनाने वाला कौन नहीं है, और इस समय देश में अत्यंत आवश्यक है कोई कानून बनाना। तो इस समय कानून कौन बनाएगा? तो इसके लिए राष्ट्रपति को पावर दिया गया है कि राष्ट्रपति क्या करेंगे? कानून बना सकते हैं राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जो कानून बनाएंगे ना, इसी कानून को हम बोलेंगे अध्यादेश। क्या बोलेंगे? अध्यादेश बोलेंगे। मतलब ये चाहे तो कोई कानून अपने से बना देंगे और बना करके उसको लागू कर देंगे, क्योंकि इन्हीं के साइन से लागू होता है ना, तो वो लागू हो जाएगा। लेकिन जब यह अध्यादेश जारी होगा तो लोकसभा जब चुनाव जीत करके आएगी तो उसके 6 माह के अंदर, कितना दिन? 180 दिन। 6 माह के अंदर तो अगर लोकसभा उसको पारित कर देती है, कौन पारित कर देगा? लोकसभा। लोकसभा पारित किया, फिर राज्यसभा में गया, वह पारित किया, राष्ट्रपति साइन कर दिया। मतलब इसमें कितना दिन लगना चाहिए? हाँ, कुल 6 माह। इसके अंदर अगर यह पारित हो जाता है तब यह कानून लागू रहेगा, तब यह क्या रहेगा? लागू रहेगा। अन्यथा अगर यह 6 माह के अंदर पारित नहीं हुआ, अगर मान लीजिए कि पारित हो गया, ये पारित अगर हो गया पारित, तब यह लागू रहेगा। अगर पारित नहीं हुआ तब यह क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। दोनों समझ में आ रहा है? अध्यादेश किसको बोलेंगे? राष्ट्रपति को दिया गया एक विशेष अधिकार है, जब लोकसभा फर्म में नहीं हो तो यह कानून बनाकर लागू कर सकता है। तो जो कानून वह लागू करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? अध्यादेश बोलेंगे। और अध्यादेश कितना दिनों के लिए वैलिड होगा? 6 माह के अंदर। लोकसभा जब वह चुनाव जीत कर आएगी तो उसके पहले बैठक से, जैसे मान लीजिए आज से लोकसभा सब आ गया, तो आज से कितना दिन? 6 माह। इसके अंदर में अगर इसको पारित कर दिया जाता है तो यह लागू रहेगा आगे, अन्यथा यह क्या हो जाएगा? अगर पारित नहीं हुआ तो वह समाप्त हो जाएगा। यह किस में उल्लेखित है? अनुच्छेद 123 में है। ठीक है। कल के क्लास में हम लोग न्यायालय को पढ़ेंगे, जो भारत का न्यायिक व्यवस्था है, इस न्यायिक व्यवस्था के बारे में कल से पढ़ेंगे।